ओके, तो हम पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के हमने पहले 5 स्टेप्स पढ़ लिए थे जो हमारे पास है एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेजेस। ठीक है, जिसके अंदर हम एटीपी को यूज़ कर रहे थे। पहला हमने ग्लूकोज की फॉस्फोरेशन करवाई, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा लिया। यहाँ पे हमने एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ किया और इनकी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन करवाई। ठीक है, और उसको हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फोस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा दिया। तीसरा स्टेप जो था वो हमारे पास था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाना। और यहाँ भी हम एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा था, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की प्रेजेंस में। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी रेगुलेशन पढ़ी। और चौथा स्टेप था हमारे पास कि हमने फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट की को क्लीवेज करवा ली उसकी, और उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एस्टन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवा लिया। और जो पाँचवा स्टेप था हमारे पास वो था कि हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बना लिया कहाँ से, डाई हाइड्रोक्सी एस्टन फॉस्फेट, इसको भी हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा लिया। हमने 5 स्टेप पढ़ लिए थे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, ये थे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, इनके अंदर हम एनर्जी यूज़ कर रहे थे। अब हमने जो बाकी 5 पढ़ने हैं ना, वो हमारे पास है एनर्जी यूटिलाइजेशन। एनर्जी जो है ना उसको हमने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो पहला स्टेप है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का मतलब 6 स्टेप है, वो है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू डी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ होता है, और इसी तरह 1NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी 1NADH के अंदर। अब ये जो NADH है ये हमारे पास जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, और वहाँ पे हमें तकरीबन 2.5 ATP के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये वाला स्टेप क्या कर रहा है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ पे NAD पॉजिटिव जो है वो यूटिलाइज़ हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर अगर ये स्टेप ज़्यादा प्रोसीड कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा हो रही है, तो NAD पॉजिटिव की कमी हो जाए। जब NAD पॉजिटिव की कमी हो जाएगी तो ग्लाइकोलिसिस जो है ना वो फर्दर नहीं हो पाएगी। तो हमने इस पूल को मेंटेन करना है। हम किस तरह से करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमने NAD पॉजिटिव के पूल को मेंटेन करना है, तो हमें चाहिए कि NAD जो है ना वो दोबारा से NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाए किसी तरीके से। ठीक है, ये 2 तरीक़ों से हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए, मतलब एनारोबिक तरीके से हम इसको करवा लें। वो किस तरह से करेगा कि जो पायरुवेट है वो लैक्टेट में जब कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल एक NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो NAD पॉजिटिव है उसका लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहेगा। दूसरा है एरोबिक। एरोबिक किस तरह से कि जब यही NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाता है, ठीक है, तो वहाँ एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये खुद NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए हमें क्या मिल गया, NAD पॉजिटिव जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से नॉर्मल जो पूल है NAD पॉजिटिव को मेंटेन रहेगी और ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड करती रहेगी। ये हमारे पास था फर्स्ट एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शन। अब इसके अंदर हमने पढ़नी है आर्सेनिक पॉइजनिंग। ठीक है, ये हमारे पास लिपिन कोड में डिस्कस की हुई है। ठीक है, आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या चीज़ है। जो आर्सेनिक है उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एक है इसकी आर्सेनेट फॉर्म और एक फॉर्म है इसकी आर्सेनाइट। जो आर्सेनेट फॉर्म है वो है पेंटावेलेंट फॉर्म। ठीक है, वो इसकी पेंटावेलेंट फॉर्म है, और जो आर्सेनाइट है वो इसकी है ट्राईवेलेंट फॉर्म। अब जो आर्सेनेट है इसने क्या करना है, इसने ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट नहीं करेगा ये। ठीक है, लेकिन इसने ATP की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देना है। किस तरह से करेगा, हमें बताया कि जब हमारे पास बना था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो उससे हमने बना लिया था 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है,
और हम नेक्स्ट रिएक्शन जब 7th रिएक्शन पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस से उसके अंदर हम देखेंगे कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या मिल रहा था, एक NADH मिल रहा था। ठीक है, जो 2.5 ATP दे रहा था। और इसके अंदर हमें क्या मिल रहा था, हमें अगले स्टेप में हम देखेंगे इसके अंदर हमें 1 ATP का मॉलिक्यूल मिल रहा होता है। दिस इज़ द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब इन दोनों स्टेप से हमें ATP मिल रही है। ठीक है, यहाँ से भी हम 2.5 ATP मिला, यहाँ से भी हमें ATP मिल रही है। तो इस आर्सेनेट ने क्या करना है, यहाँ पे जो एंजाइम था हमारे पास वो था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये आर्सेनेट इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिवली बाइंड कर जाएगा, इसको बाइंड नहीं होने देगा। ठीक है, जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा आर्सेनेट, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेंगे। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस तो हो गई। ठीक है, आगे फर्दर रिएक्शन जो हमने आगे पढ़ेंगे वो तो हो गए सारे के सारे, लेकिन जो ATP की प्रोडक्शन हो रही थी 2.5 ATP यहाँ से और 1 ATP यहाँ से, वो नहीं होगा। इस तरह से आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या करती है, पेंटावैलेंट की फॉर्म जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट नहीं करती, लेकिन ATP की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। आगे हमारे पास है आर्सेनाइड की फॉर्म, ये ट्राइवेलेंट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि जो पायरुवेट जो है ना, जब सारा ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप हो जाता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना वो पायरुवेट होता है। जब पायरुवेट जो है वो जब एसिटल कोए के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, एसिटल कोए के अंदर, इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ हो रहा होता है उसे हम कहते हैं, वो भी हमारे पास डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। ठीक है, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम उसे कहते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसका नाम ये है। अब इस एंजाइम के 3 कोएंजाइम्स होते हैं, E1, E2 और E3। जो E2 होता है हमारे पास, ठीक है, इसका नाम है लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड। और इस लिपोइक एसिड में एक सल्फाइड्रल ग्रुप यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, एक सल्फाइड्रल ग्रुप होता है इसके अंदर। ये जो आर्सेनाइड है ट्राइवेलेंट फॉर्म, ये इस सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है, जब ये सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ बाइंड कर जाएगी तो लिपोइक एसिड की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। जब इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो जो एंजाइम जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसका कोएंजाइम ही ख़राब हो गया। जब ये वर्क नहीं करेगा तो एसिटिल कोए जो है ना वो इसकी फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगी और पायरुवेट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा। और पायरुवेट की एक्यूमुलेशन से बंदे की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो पायरुवेट जब ज़्यादा होगा तो ये लैक्टेट बना देगा। ठीक है, लैक्टेट बनेगा तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी और बॉडी में एसिड का लेवल ज़्यादा होगा और फर्दर क्रैम्स और इस तरह की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी और बंदे की डेथ हो सकती है। ये हमने पढ़ लिया 6th स्टेप। ठीक है, अब हमारे पास जो 7th स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, और इसके अलावा इस जो 6th स्टेप के अंदर ना उन्होंने एक और बात डिस्कस की हुई है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से हमने 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। ठीक है, और इसके बाद जो 7th स्टेप है ना उसमें ना 3-फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, पहले हम इसी को देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। कि 7th स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, हमने इसको कन्वर्ट करना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, और अभी 7th स्टेप में हमने देख लिया कि क्या हुआ कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ATP मिल रही है वो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे ATP जो बन रही है ना वो सबस्ट्रेट लेवल पे बन रही है और ये फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो गई है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ है वो हमारे पास है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे थे जब ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना था और उससे हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया था। अब यहाँ पे लिपिड में एक बार डिस्कस की है, उसे हम कहते हैं शंट ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसीज। ये किस तरह से होती है, जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है ना वो कन्वर्ट हो जाता है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर।
इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम म्यूटेज, ठीक है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमने एंजाइम चैप्टर में ही पढ़ा था ये कि हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के अंदर हमने पढ़ी थी ये बात कि जितना ज़्यादा 2,3 बिस्फोसफोग्लिसराइड होगा उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी, ठीक है, और इस तरह से आरबीसी जो है ना वो अपना फंक्शन एफिशिएंटली करवा पाएंगी, ठीक है। इसलिए आरबीसी के अंदर क्या होता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 2,3 बिस्फोसफोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जो 2,3 बिस्फोसफोग्लिसराइड है वो 3-फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फेटेज, ठीक है, फोस्फेटेज की प्रेजेंस के अंदर। थोड़ा सा कम बच इसको हम यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो था वो कन्वर्ट हो रहा था 1,3 बिस्फोसफोग्लिसराइड के अंदर, ठीक है, और एक कन्वर्ट 3-फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर। अब इसमें क्या हुआ है कि आरबीसी के अंदर 2,3 बिस्फोसफोग्लिसराइड बना, ठीक है, और ये 3-फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो एंजाइम था वो म्यूटेज एंजाइम था, ठीक है, और ये फॉस्फेटेज एंजाइम। ये जितना ज़्यादा बनेगा आरबीसी के अंदर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है ना वो टिश्यूज़ को ज़्यादा जाएगी और आरबीसी अपना फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इसका 8th स्टेप, ठीक है। 8th स्टेप पे हमने क्या देखना है कि जो हमने बनाया है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये भी सिंपल सा स्टेप है, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी रेगुलेशन जो है वो नहीं होगी। आगे हमारे पास जो 9th स्टेप है वो है हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट की डिहाइड्रेशन, ठीक है, मतलब हमने वाटर की रिमूवल करवानी। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है जब इसमें से वाटर की रिमूवल हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज, ठीक है, इनोलेज एंजाइम की मौजूदगी में जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी फॉस्फो इनोल पायरुवेट के अंदर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, ठीक है, और ये भी हमारे पास रिवर्सिबल स्टेप है इसलिए हमने इसकी भी रेगुलेशन नहीं पढ़नी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम एक यहाँ पे एक गार्टन में एक बार सॉरी टिफिन में एक बार डिस्कस की हुई है कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोराइड जो है ना, हम अक्सर कोलगेट्स में देखते हैं कि वहाँ पे फ्लोराइड लिखा होता है, फ्लोराइड यूज हो रहा था कोलगेट के अंदर भी। अब इस फ्लोराइड ने क्या करना है, इस फ्लोराइड ने इस इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देना, ठीक है। जब इनोलेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो हमारी जो माउथ से मतलब हमारे जो सेल्स हैं उसमें से वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। जब वाटर लॉस नहीं होगा तो वाटर की क्या हो जाएगी, फ्लोराइडेशन हो जाएगी, इसे हम कहेंगे वाटर फ्लोराइडेशन हो गई है, मतलब वाटर के साथ फ्लोराइड बाइंड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस स्टेप में वाटर जो है लॉस हो रहा था, ठीक है। जब हम इसी को इनहिबिट कर देंगे इस एंजाइम को तो इससे वाटर लॉस नहीं होगा और वाटर जो है वो फ्लोराइड के साथ बाइंड कर जाएगा, इसे हम कहेंगे वाटर फ्लोराइडेशन। जब वाटर की फ्लोराइडेशन हो जाती है तो जो हमारे पास माउथ का बैक्टीरिया है ना वो लैक्टेट की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब वाटर की फ्लोराइडेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया है, माउथ का बैक्टीरिया, ठीक है, जो माउथ का बैक्टीरिया है वो क्या नहीं करवा पाएगा, लैक्टेट की फॉर्मेशन कम कर देगा, ठीक है, लैक्टेट की प्रोडक्शन जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही थी ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है हमारे पास, जब हम 10th स्टेप पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो फिर पायरुवेट जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी में होगी उतना ज़्यादा ये बैक्टीरिया माउथ का बैक्टीरिया पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करना चाहेगा, ठीक है, और लैक्टेट क्या है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, और हम इस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं कि फ्लोराइड जो है तो ये कोलगेट जिसे हम कहते हैं हम यूज़ करते हैं फ्लोराइड, इसकी वजह से क्या होगा कि इनोलेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट होगा तो वाटर का लॉस नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा तो हमारे पास वाटर की फ्लोराइडेशन हो जाएगी और माउथ से बैक्टीरिया लैक्टेट की प्रोडक्शन जो है वो कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बन रहा। जब लैक्टेट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इस तरह से पैरिस नहीं करवाएगा, ठीक है, इसीलिए हमने पढ़ी है 9th स्टेप। अब जो 10th स्टेप है हमारे पास, दिस इज द लास्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। इसके अंदर क्या होता है, 10th स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो हमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाया, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पायरुवेट के अंदर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, ठीक है,
अब ये जो है ना, ये थर्ड रेगुलेटरी स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सल स्टेप है, ठीक है, और ये लिमिटिंग स्टेप है। हमने टोटल ग्लाइकोलिसिस में 3 लिमिटिंग स्टेप पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था हेक्सोकाइनेज वाला, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा है फोस्फोग्लूकोकाइनेज 1 वाला, ठीक है, वो हमारे पास स्टेप है थर्ड स्टेप, ठीक है, ये वाला थर्ड स्टेप है हमारे पास, ठीक है, ये वाला, ये थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, जो हमने यहाँ पर रेगुलेशन पढ़ी हेक्सोकाइनेज की, स्टेप हमने सेकंड, तो थर्ड स्टेप है उसके अंदर इसकी रेगुलेशन पढ़ी। अब हम पढ़े हैं इसकी लास्ट स्टेप के अंदर इसकी रेगुलेशन, मतलब हमने 3 जगह इसकी रेगुलेशन देख ली है, ठीक है, एक हेक्सोकाइनेज के थ्रू, एक हमने देखी है फोस्फोग्लूकोकाइनेज 1 के थ्रू, और एक हम देख रहे हैं पायरुवेट काइनेज के थ्रू, ठीक है। अब ये किस तरह से होगी, इसका रेगुलेशन भी 2 तरह से हो रही होती है। एक है हमारे पास फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन, ठीक है, एक है फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन और दूसरी है हमारे पास कोवलेंट रेगुलेशन। जो फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन है, इसका मतलब है कि हमने पहले से इंतज़ाम किया हुआ है कि इसको हमें रेगुलेट किस तरह से करना है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जब हमने थर्ड स्टेप ये बना, जब हमने थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया था, तो ये जो कंपाउंड बना है ये क्या करेगा, ये इस एंजाइम की पहले से रेगुलेशन करवाना शुरू कर देगा, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ने क्या किया, पायरुवेट काइनेज को रेगुलेट किया, ठीक है। मतलब कि जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये पायरुवेट काइनेज ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि फिर ये वाला स्टेप भी ज़्यादा होगा और इसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। दूसरी इसकी कोवलेंट रेगुलेशन, कोवलेंट रेगुलेशन जो है ना मेनली लीवर के अंदर हो रही होती है, ठीक है, लीवर के अंदर वो किस तरह से होती है कि अब जो पायरुवेट काइनेज है ना, इसके भी 2 ही फंक्शन है, इसकी काइनेज एक्टिविटी है, एक इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी है, ठीक है। उसी तरह से कि जब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इंसुलिन जो है ना वो भी ज़्यादा सीक्रेट होती है, इंसुलिन ज़्यादा होगी, साइक्लिक एमपी का लेवल कम होगा, साइक्लिक एमपी का लेवल कम होगा तो पायरुवेट काइनेज ए का लेवल भी कम होगा, पायरुवेट काइनेज ए का लेवल कम होगा तो हमारे पास जो पायरुवेट काइनेज है इसकी क्या हो जाएगी, डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। जब इसकी डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगी तो ये करेगा अपनी काइनेज एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगा, जब इसकी काइनेज एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो पायरुवेट काइनेज एफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है, और ये स्टेप हमारे पास प्रोसीड करेगा और इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी। दूसरा, इस तरह से ग्लूकोज का लेवल जब कम होता है इंसुलिन का लेवल भी कम होगा, ठीक है, और इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी वो एक्टिवेट हो जाएगी, काइनेज एक्टिविटी इसकी इनहिबिट हो जाएगी, ये एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, और इस तरह से पायरुवेट काइनेज अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा और मतलब अपना फॉस्फेटेज वाला एक्शन परफॉर्म करेगा और ये स्टेप जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिपिन के अंदर एक बात लिखी हुई है कि पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है ना, इसने मेनली क्या एटीपी की प्रोडक्शन करवानी होती है, क्योंकि इस स्टेप में हमारे पास एक एटीपी बन रही होती है, ठीक है। इस स्टेप में हमारे पास एडीपी से एटीपी बन रही होती है, ठीक है, क्योंकि पायरुवेट काइनेज ने एटीपी की प्रोडक्शन करवानी है और आरबीसीज को ये एटीपी चाहिए, ठीक है। आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उन अपनी मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करने के लिए एटीपी की उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। जब पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो आरबीसीज क्या होगा कि इनकी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, उनकी जो नॉर्मल शेप है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, उनकी जो बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप है खत्म हो जाएगी और आरबीसीज क्या होना शुरू हो जाएगी, इनकी लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। जब इनकी लाइसिस होगी बॉडी के अंदर तो ये स्प्लीन में जाके क्या काज करवा देंगे, स्प्लीनो में गली, ठीक है, और इस तरह से इसको हम कहेंगे हीमोलिटिक एनीमिया। और एनीमिया की वजह से क्या होगा, तो पर्सन जो है वो पेल उसकी स्किन हो जाएगी, पेल स्किन होगा, उसके फीचर्स ये हैं कि एक तो उसकी पेल स्किन हो जाएगी, दूसरा उसमें स्प्लीनो में गैली होगी और तीसरा वो फटीग और लिथार्जी फील करेंगे, उस ब्लड का लेवल कम होगा, उसकी सारी एक्टिविटीज एटीपी का लेवल कम होगा तो वो लिथार्जिक रहेगा, ठीक है। इसका हम ट्रीटमेंट हम सिंपल स्प्लीनेक्टमी कर देंगे, ठीक है, और इसके अलावा इसको डायग्नोज किस तरह से करेंगे, एक तो हम सीबीसी करवाएंगे, ठीक है, सीबीसी करवाएंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि जो आरबीसी का लेवल है वो कम है, तो इस तरह से हम इसको डायग्नोज कर लेंगे। और इसके अलावा रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट उसका लेवल भी रेज होगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है।
क्योंकि स्प्लीनो में गली हुई है तो ये जो सिस्टम है ये सारा ये भी एक्टिवेट होगा, तो इसका लेवल भी रेज होगा। जब इसका लेवल रेज होगा तो हमें तो पता चल जाएगा पायरुवेट काइनेज की बॉडी में डेफिशिएंसी है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देख लिया, हमने ग्लाइकोलिसिस को देख लिया। ठीक है, और इसके हमने 10 रिएक्शंस पढ़ लिए।